हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 8 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने शिवन क्लास करा दी है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। देखिए, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी क्लास आपको मिल जाएगी, इकट्ठा सारी मिल जाएगी, जिसकी हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम की हम लिंक भी यहाँ पास आपको दे देंगे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम में जाके आप ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करिएगा तो वहाँ पास चैनल आ जाएगा। देखिए, इसके लिए हम करंट अफेयर की भी हम थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके एग्जाम के पहले 2-3 टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम करा देंगे। जैसे कि महोत्सव से आपका एक क्वेश्चन बनता है, बुक एंड ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन, पिछली बार तो 3 क्वेश्चन आए थे बिहार दरोगा बुक ऑथर करा देंगे। युद्धाभ्यास करें, इन 3 वीडियो को तो करा ही देंगे आपके लिए। और यदि आपको लगता है कि कोई और करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उस टॉपिक को भी करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये आपका होता है 746 वाट। ये आपका होगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। सूर्य को देखने के लिए किसी यंत्र का उपयोग करते हैं तो ये आपका हेलियोस्कोप हो जाएगा। देखिए, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बैरोमीटर का इसका इस्तेमाल करते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायु दाब मापने के लिए। वायु दाब मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइग्रो, एक और लिख लीजिए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। आर्द्रता मापने के लिए वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सबसे अधिक कार्य कर सकता है? इनमें से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि जो आपका चली हुई गोली जो होगा ये आपका ज़्यादा कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, ठीक है, जब ठोस पिघलता है तो इसका तापमान जो होगा वो परिवर्तित नहीं होता है। ध्वनि गमन नहीं करता। ध्वनि तरंगे होती हैं वो गमन कहाँ नहीं कर सकती? तो ये गमन नहीं कर सकती निर्वात में, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। देखिए, ध्वनि तरंगे की अगर चाल आप लिखनी चाहिए तो लिख सकते हैं कि वायु में, देखिए वायु में इसकी चाल जो होगी, वायु में ध्वनि तरंग की चाल, ध्वनि तरंग की चाल, वायु में इसकी जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में इसकी चाल जो होगी, जल में ध्वनि तरंग की चाल, ध्वनि तरंग की चाल यह आप होती 1483 मीटर पर सेकेंड, 1483 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लोहे में आप इसकी चाल लिख लीजिए, लोहे में ध्वनि तरंग की चाल। देखिए, एग्जाम में कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तरंग की चाल, इसकी चाल होती है 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ध्वनि तरंग के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ध्वनि तरंग जो होती है, देखिए ध्वनि तरंग ये एक प्रकार की जो अनुदैर्ध्य तरंग है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अब ध्वनि तरंगे को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अपश्रव तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। इन तरंगों के बारे में छोटा छोटा पॉइंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए।
अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, ठीक है। अवश्रव्य तरंगे जो होंगी इनकी जो किन 20 हर्ट्ज जो होता है, 20 हर्ट्ज के नीचे वाली जो तरंगे होती हैं, 20 हर्ट्ज के नीचे आवृत्ति वाली तरंगे, ठीक है, आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, वाली तरंगों को, ठीक है, तरंगों को। देखिए 20 हर्ट्ज के नीचे जितनी भी आवृत्ति वाले तरंगे हैं वो अवश्रव्य तरंगे कहलाती। अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं कि इसका स्रोत क्या होता है कि जो बहुत बड़े आकार के जो आपके सोर्स होते हैं वहाँ से उत्पन्न होती है, जैसे बहुत बड़ा ज्वालामुखी हो गया, यहाँ से ये सब अवश्रव्य तरंगे निकलती है। सेकेंड आपकी होती है श्रव्य तरंगे, ठीक है। श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जिन्हें मानव सुन सकता है, ठीक है, हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे, ठीक है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज के बीच में, इसे हम आसानी से सुन सकते हैं, इस पॉइंट को भी नोट। थर्ड तरंग होती है आपकी पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। ये तरंगे जो होती है इनकी आवृत्ति 20,000 होती है, 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको देखिए 20,000 हर्ट्ज या फिर 20K हर्ट्ज भी लिख देते हैं कई बार, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, 20K हर्ट्ज, ठीक है। ऐसी तरंगे जो होती हैं उनको कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ आदि ये सब सुन सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं, आप लिख लीजिए, ऐसी तरंगों को, पराश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड तरंगे जो होंगी ये एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ये एक प्रकार की आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, ठीक है। ये तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है वे तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए, ऐसी तरंगे जिन्हें गमन करने के लिए, चलने के लिए, या जिन्हें संचरण करने के लिए, संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। किसी माध्यम, माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जरूरत नहीं होती, नहीं होती। ऐसी तरंगों को आप विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की, इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसकी खोज की थी हर्शेल ने, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज हर्शेल ने की थी, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज किसने की थी, हर्शेल ने। देखिए यांत्रिक तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिन्हें संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसी तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आपकी यांत्रिक तरंगों को दो भाग में डिवाइड किया है, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे में ही ये दोनों तरंगे आ जाती हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंगों में ही आपके अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे आती है। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या आती है, आपकी ध्वनि तरंगे आ जाती है, ध्वनि तरंगे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है, यानी कि जिस हिसाब से आप पूछ रहा है कि सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक होता है, उस पदार्थ में क्या होता है, ठीक है। इनमें से ही इन ऑप्शन को ही देख के आपको बताना है। तो देखिए कोई भी चालक में यदि रेजिस्टेंस का मान 0 होता है तो वहाँ पास ये अतिचालक में हो जाएगा। देखिए अतिचालक में जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप इनफाइनाइट के आसपास समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी तो रेजिस्टेंस का मान अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस का मान 0 होना चाहिए सुपर कंडक्टर के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, समांतर क्रम में। एक चीज़ और कि आपके घरों में भी यदि आ जाए कि आपके घरों में जो लाइट होती है उसको किस कैसे कनेक्शन किया जाता है, श्रेणी में किया जाता है, समांतर, तो घरों में भी आपका जो कनेक्शन होता है वो भी समांतर होता है, ठीक है, घरों में समांतर। अब समांतर में क्या फायदा होता है कि वोल्टेज लेवल आपके समान होते हैं, कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में यानी कि समांतर कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज समान होता है, ठीक है,
समान होता है। अब श्रेणी के क्रम में क्यों नहीं जोड़ते? देखो, अगर श्रेणी क्रम में घरों में जोड़े जाएंगे, मान लीजिए कि आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है, तो अगर श्रेणी क्रम में सादे जोड़ेंगे तो पहले कमरे में आपके पास लाइट ज़्यादा आएगी, दूसरे कमरे में क्योंकि सीरीज में ही जुड़ा है तो वो आपका उधर कम जाएगी और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपकी लाइट बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए घरों का कनेक्शन जो होता है हमेशा पैरेलल किया जाता है, कनेक्शन जो होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ का वह छोटा कण, पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व है। अच्छा, पदार्थ का वह छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ये आपका अणु हो जाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता परमाणु का। न्यूट्रॉन देखिए हमेशा उदासीन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, इसकी खोज की थी चैडविक ने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन में हमेशा निगेटिव आवेश होता है और इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। तो कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरणें जो है इसका प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ठीक है। एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए, तो कक्षा आपको पता होनी चाहिए कि कक्षा कौन कौन सी कक्षा होती है आपकी के होगा, KLMN, ये कक्षा है। अब इन कक्षाओं में n जो होता है, n संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो इन में कितनी होगी? देखो, K में 1 होती है, ठीक है, K में 1 होगी, L में 2 होगी, L कक्षा में, M कक्षा में 3 होती है और N कक्षा में 4 होती है। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के लिए देखिए यहाँ पास फॉर्मूला होता है, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये होती है 2n², ठीक है। 2n बराबर कौन सा कक्षा है? m कक्षा में ये n का मान कितना है? 3 है, ठीक है। m कक्षा में स्मॉल n का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका 18 हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यही अगर n कक्षा पूछता तो m यहाँ पास n कक्षा अगर पूछा होता तो स्मॉल n का मान 4 कर दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी एसिड में जितने भी एसिड होते हैं उसके लिए कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी में कॉमन होता है? तो ये आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सभी एसिड जो अम्ल होते हैं उसके लिए हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अम्ल क्या करता है? जली विलयन में, अम्ल जो होता है जली विलयन में अम्ल जो होगा जली विलयन में H+ आयन को उत्पन्न करता है, ठीक है। H+ आयन जो होते हैं को उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, ठीक है। अम्ल जो होते हैं, अम्ल के बारे में एक पॉइंट और लिखिए, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है? जली विलयन को लाल, जो जली विलयन में नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है, ये अम्ल जो होते हैं नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें कितने समूह होते हैं? इसमें समूह की संख्या 18 होती है, समूह जो होते हैं वो 18 होते हैं। आवर्त जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं 7। इसको भी याद रखिए, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लेखन पेंसिल, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं उसमें होता है, क्या होता है? लेड सल्फेट, ठोस स्याही, तो इसमें ग्रेफाइट, उसकी जो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है,
कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक। कुछ अम्लों के बारे में और लिखिए, जैसे सिरका होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका, इसमें आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल, याद कर लीजिए कि एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। देन नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा, इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, नींबू और संतरा में आपका पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है आपका नींबू और संतरा में पाया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट और, इमली और इमली हो गया, अंगूर हो गया, इनमें कौन सा पाया जाता है, इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, टमाटर जैसे, वो टमाटर का भी पूछा आ जाता है कई बार। टमाटर में आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। देन आपका देखिए दही में क्या पाया जाता है, दही जो होता है, दही या फिर इसको खट्टा दूध बोल सकते हैं, खट्टा दूध, इसमें पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। एक पॉइंट और है जो आपको बड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जिस पॉइंट में, ठीक है, कि देखिए जो आपका दुर्गंध युक्त मक्खन होता है, ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन जो हो जाएगा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं ब्यूट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो नाभिक जो होता है इसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट और इसमें लिख लीजिए जो एग्जाम में कई बार आते हैं, कि हरित लवक नाम सुना होगा आपने, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक जो होता है ये पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, इसको पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं हरित लवक को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं आप आत्मघाती थैली, या इसको इंग्लिश में सुसाइडल बैग, कई बार सुसाइडल बैग भी आ जाता है, तो वो आपको लाइसोसोम बोलते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। निम्न में से किसे ऊन के लिए पाला जाता है, ऊन के लिए आप पाया जाता है अल्पाका को पाया जाता है, ठीक है, पाला जाता है। केचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ में आता है, तो केचुआ जो होता है वो आपका एनालिडा संघ से आता है, केचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये सारे आपके एनालिडा से आ जाते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आ जाता है, आर्थ्रोपोडा में आपका आ जाएगा स्पाइडर हो गया, मकड़ी हो गया, स्पाइडर को मकड़ी बोलते, ठीक है। और आप क्रैप्स हो गया, केकड़े हो गए, केकड़ा हो गया, ये सब आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा में जो होगा ज्वाइंटेड पैर लेग्स होते हैं, लेग्स जो होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं। मोलस्का, देखिए मोलस्का जो होता है इनकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है, इस पॉइंट को आप मोलस्का में याद रखें, इनकी बॉडी जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है। इसमें कौन सी चीज़ आ जाए, घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कछुआ हो गया, ये सब आपके मोलस्का में आ जाए। प्रोटोजोआ में क्या क्या, देखिए प्रोटोजोआ में आप क्या जैसे आ जाएंगे। अब प्रोटोजोआ एक चीज़ है, देखिए यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर हो जाएगा। और इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा वो आपका इसी में आता है, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, युगलीना, ये सारे ये दोनों जो हो गए वो आपके प्रोटोजोआ संघ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स समानतः अनुपस्थित होते हैं, तो हार्मोन्स जो होते हैं वो जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं,
निम्न में से कौन एक फलीदार पौधा है? निम्न में से कौन एक फलीदार पौधा है? तो आपको जो मटर होता है वो एक फलीदार पौधा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर की जो टॉपिक बताएं आपको जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर वो वाले प्रोवाइड करवा दें। चलिए, थैंक यू।